ये हैं हमारे एडवोकेट प्रकाश जी खटीक और ये हमारी तरफ से लगभग बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से मुख्य पैरवीकार हैं, यानी कि हमारी पैरवी करेंगे। एडवोकेट तो हमारे दूसरे भी हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ब्रिज कोर्स एलिजिबल है 1 to 5 में या 1 to 10 तक? ये इसलिए है कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए BSTC 2 वर्षीय डिप्लोमा है, और जो 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है बीएड प्लस ब्रिज कोर्स, इसको कंसिडर कर रखा है एनसीटी ने। ये 2010 के गजट से लेके 2021 तक के गजट को हर एक में हाईलाइट कर रखा है कि जिसका ब्रिज कोर्स हो गया है वो तो ऑलरेडी न्यूनतम योग्यता दर्ज कर लिया है। तो क्या है कि मान्य कोर्ट के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, इस वजह से हमारा कोई जिक्र नहीं आया। हमारा जिक्र ये किया गया कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी ब्रिज कोर्स नहीं है, इस बेस पे हम बाहर हुए। सर, एक क्वेश्चन और है कि आपको कौन सा जो एनसीटी की गजट गाइडलाइन है या एनसीटी की गाइडलाइन है जो आपको लाभ पहुंचाती है या आपको हर तरीके से बेनिफिट देती है? 23 अगस्त 2010 की जो एनसीटी का नोटिफिकेशन आई है उसी के अंदर ही ये कंसिडर कर दिया कि जिसके ब्रिज कोर्स प्लस बीएड है वो व्यक्ति 1 से 5 तक पढ़ाने में एलिजिबल है। और इसी चीज़ को बार बार मॉडिफाई किया है। बजट नोटिफिकेशन 2018 का रद्द हुआ है, 2010 का नहीं हुआ है, 2011 का नहीं हुआ है, 2014 का नहीं हुआ है, 2019 का नहीं हुआ है, 2021 का नहीं। हर गजट में एनसीटी ने कह रखा है कि जिसके ब्रिज कोर्स हो गया है 6 माह का, जिसका नाम PDPET है और बीएड ऑलरेडी है, तो जब एनसीटी ने अंदर कर रखा है किसी एक गजट नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने से हम अयोग्य नहीं हो जाते। सर, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर योग्यता में कंट्राडिक्शन हो रहा है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में। तो उसमें आरटी का जो एक्ट की धारा 23 का कॉज फर्स्ट और कॉज सेकंड का जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है? उस 23 फर्स्ट के अंदर ये कह रखा है कि 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कोई अध्यापक पढ़ाना चाहता है उससे अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होगी, ये कह रखा है उसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन। और न्यूनतम क्वालिफिकेशन देने का क्राइटेरिया है वो एनसीटी के पास है, वो जारी करती है कि न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। और उसने 23 अगस्त 2010 में न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। न्यूनतम योग्यता ये निर्धारित की है आरटी के मानकों के अनुसार, उसी आरटी के धारा 23 पैरा 1 के तहत अपनी न्यूनतम योग्यता बनाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर। और क्या योग्यता निर्धारित की? 1 से जो 5 तक पढ़ा रहा है उसको 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए, और 6 से 8 तक पढ़ा रहा है उसको बीएड चाहिए। पैरा नंबर 2 ये कहता है कि जो 1 से 5 तक पढ़ा रहा है और बीएड योग्यताधारी है वो पढ़ाने योग्य नहीं है जब तक कि वो 6 माह का ब्रिज कोर्स प्राप्त नहीं कर लेता। अगर वो 6 माह का ब्रिज कोर्स प्राप्त कर लेता है तो 1 से 5 तक पढ़ाने में भी योग्य हो जाता है। ये पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है एनसीटी के गजट 23 अगस्त 2010। सर, जो MHRD का नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है 2014, तो वो क्या कहती है ब्रिज कोर्स को लेकर? उसने ये कहा है कि जिस स्टेट के अंदर मिनिमम योग्यता अभी प्राप्त नहीं की गई है उनको मिनिमम योग्यता प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम मिनिमम योग्यता प्राप्त करने के लिए इलेक्शन किया जाए। उस डेट को आगे बढ़ाया गया है बार बार, और ये डेट लगातार आगे बढ़ती गई आरटी नियम 2009 के अंतर्गत, और उसको संशोधित किया है 2017 के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय माननीय संसद द्वारा। तो ये संशोधित करके उन्होंने डेट को लगातार आगे बढ़ाया, और ये लास्ट डेट उन्होंने 31 अगस्त 2019 की है। इस तक प्रत्येक व्यक्ति को क्वालिफाइड हो जाना है, क्वालिफाइड हो जाना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो क्वालिफाइड नहीं होगा वो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा बिना योग्यता के। क्योंकि जो ब्रिज कोर्सधारी है बीएड जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी ब्रिज कोर्स कर लिया है, वो तो मिनिमम योग्यता जिन्होंने प्राप्त कर ली 2019 से पहले, अब उन्होंने प्राप्त कर ली है तो वो अयोग्य रहे ही नहीं। सर, थोड़ा सा आरटी एक्ट में रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव वाला जो है कि मेरे ख्याल से आरटी एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव है 2015 से। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो है कि आरटी एक्ट का द्वितीय संशोधन है और अंतिम संशोधन है। ये रिट्रोस्पेक्टिव और ये किस तरीके से देखा जाता है ब्रिज कोर्स के परिप्रेक्ष्य में? इसमें क्या है कि जब एनसीटी ने जो गजट नोटिफिकेशन निकाला था 23 अगस्त 2010, उसमें ये कहा गया कि 1 जनवरी 2012 तक अपनी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त कर लेनी है प्रत्येक व्यक्ति को जो स्कूलों में पढ़ा रहा है। अगर नहीं करता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि एनसीटी द्वारा ऐसा कुछ कोर्स नहीं चलाए गए और न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करवाई गई, तो ज़रूरत पड़ी इस टाइमलाइन को आगे बढ़ाने की। उस टाइमलाइन को उत्तराखंड राज्य सरकार ने फॉलो किया,
माननीय संसद से दरखास्त की, मतलब आवेदन किया कि इस तारीख तक हम योग्य नहीं कर पाए टीचरों को। तो हमारे पास हाँ, इंस्टीट्यूशन क्योंकि नहीं हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसा कोर्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तारीख आगे बढ़ाने की और टाइमलाइन आगे बढ़ाने की उन्होंने दरख्वास्त की, और इसको मानते हुए इस चीज़ को कंसिडर किया गया और उनकी तारीख 31 मार्च 2016 तक कंसल्ट ने बढ़ा दी। फिर आया था RT एक्ट 2017 संशोधन। उस संशोधन में कहा गया कि 2016 तक भी न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए बहुत सारे स्टेट के अंदर। तो अब क्या किया जाए, तो उस टाइमलाइन को उन्होंने 2019 तक बढ़ा दिया, 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया, और ये कहा कि ये फाइनल है, इसके बाद ना तो टाइमलाइन बढ़ाई जाएगी ना कुछ किया जाएगा। मिनिमम योग्यता यानी कि जो 15 में 4 जोड़ोगे 19 तक, हाँ, कि और वो ये 15 से जो है कि उसको लागू किया गया RT एक्ट को, यानी कि 10 से retrospective रूप में हाँ, किया गया, बहुत लंबा 10 से 15 5 वर्ष हो गए, और जो 15 से 4 जो है मतलब 4 वर्ष तो 19 तक जाएगा। जो तारीख बढ़ी थी 31 मार्च 2016। हाँ, कि वो उन्होंने कह दिया कि सभी संशोधनों में ये 5 की जगह 9 वर्ष पढ़ा जाए। हाँ, उन्होंने मतलब रेट्रोस्पेक्टिव रूप में इस कानून को लागू किया 2017 RT। उन्होंने कहा कि जो टाइमलाइन है वो 1 अप्रैल 2015 से लागू होगी और 31 मार्च 2019 तक है, और इस जो भी जहाँ पैरा 2010 के अंदर RT ने जो 2 साल की थी और उसके बाद 4 साल की थी, तो 4 साल ना पढ़ा जाकर उसको 9 साल पढ़ा जाए, तो टाइमलाइन 9 साल की हुई है। यानी कि उसको डिफाइन करेगा ये NCT का या MHRD का अधिसूचना 2014 उसको डिफाइन करेगी। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स की अधिसूचना आई, मान लीजिए वो अधिसूचना लगभग मेरे ख्याल से 2017 की है, और NCT की जो गाइडलाइन है या उसको MHRD की गाइडलाइन कहें, जो भी कहें, तो वो और 18 में किस तरीके से टकराव हो रहा है? NCT का गजट 2018 में ये कहीं कहीं आपको टकराते हुए नहीं दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल टकराते हुए नहीं दिखते हैं। इसमें 2017 के अंदर NCT ने 2 कोर्स अप्रूव किए जो 12th पास थे और गवर्नमेंट में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनके लिए एक 24 माह का 2 वर्षीय कोर्स अप्रूव किया जिसका नाम था DLED। यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सहायता प्राप्त शासकीय और गैर शासकीय और प्राइवेट किसी भी तरह की स्कूल हो, किसी भी प्रकार की 1 to 5th तक किसी भी प्रकार की सरकार से मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त हो, बस उस स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है 1 से 5 तक, तो उसके लिए मिनिमम योग्यता निर्धारित की, उसको DLED कोर्स करना पड़ेगा। जिसने किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण या कोई भी किसी एजुकेशन स्किल डेवलप नहीं है, शिक्षा में किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए 2 वर्षीय और इसमें 18 माह का तो उसका कोर्स निर्धारित किया और 6 माह का उसकी स्कूल बेस्ड SBA स्कूल बेस्ड एक्टिविटी को शामिल किया गया। टोटल 24 मंथ का ये कोर्स था, और उसी मीटिंग 22 सितंबर 2017 को उसी मीटिंग के अंदर जिसने B.Ed कर रखा है और 1 से 5 तक पढ़ा रहा है, क्योंकि वो भी एक अयोग्य शिक्षक है, तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स PET नाम का कोर्स निर्धारित किया गया। दोनों कोर्स एक ही मीटिंग प्रोफेशनल में डेवलपमेंट approve किए गए। प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। और 2017 के अंदर सरकार का नोटिफिकेशन निकला कि ये जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों में या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो अयोग्य हो जाएंगे अगर 2017 में उन्होंने इन कोर्सों के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और इसकी टाइमलाइन दी गई थी 31 मार्च 2017 को लास्ट आपको एडमिशन लेना ही है, क्योंकि जिसने एडमिशन ले लिया उनको 2019 तक DLED भी करवा दिया गया और ब्रिज कोर्स भी करवा दिया गया, जिसने नहीं लिया उनको गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया। सर अब एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि जो 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अभी हम ये सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ही हैं, हमारे ठीक बैक साइड में सुप्रीम कोर्ट सभी लोग देख रहे होंगे जितने भी व्यूअर हैं, तो उन्होंने जो है कि B.Ed को अयोग्य कह दिया है, और उसमें एक कारण ये भी बताया कि दोनों की जो साइकोलॉजी होती, चाइल्ड साइकोलॉजी होती, वो डिफरेंट है। वो क्या चीज़ है? ये बिल्कुल, क्योंकि 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको प्रारंभिक जो बच्चे होते हैं 1 से 5 तक पढ़ने वाले, उनके लिए अलग एक पेडागोजी रूप में इस्तेमाल की जाती है। सर मैं साइकोलॉजी का करिकुलम कर रहा हूँ, पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने BTC की भी मनोविज्ञान देखी है और B.Ed की भी मनोविज्ञान देखी है, तो लगभग उनका पाठ्यक्रम मुझे कोई अंतर देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कि उसका एनालिसिस किया होगा या एक्सप्लेन किया होगा दोनों डिफरेंट कोर्सेज के, चाहे B.Ed हो या DLED हो, तभी कहा होगा या नहीं, क्योंकि क्या है कि NCTE ने ये न्यूनतम योग्यता निर्धारित की
न्यूनतम पाठ्यक्रम जो उनके लिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचरों को क्या पाठ्यक्रम दिया जाए वो प्रशिक्षण के लिए, और 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, ये प्रशिक्षण निर्धारित करने का काम NCT ही का है। तो उसने जो निर्धारित किया है उसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे डिसीजन किया, क्योंकि NCT ने ये माना है कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड योग्य है ही नहीं। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने आगे माना है। सर अब यहाँ पर बात आती है बाल शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RT एक्ट की बात आती है। तो एक जगह जो RT एक्ट लागू होता है, जो राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो वो है रूल है, वो कहता है 6 से 14 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये जो है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कि एक फंडामेंटल राइट के रूप में है। लेकिन उन्होंने 1 to 5th और 6 to 8 में एज ग्रुप को क्राइटेराइज नहीं किया, यानी कि उनको कैटेगराइज नहीं किया एज ग्रुप को, यानी कि 6 से 11 साल के बच्चे 5 तक 1 to 5th पढ़ेंगे और 11 से 14 तक के बच्चे 6 to 8 पढ़ेंगे। तो ये कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि जो डिप्लोमा और डिग्री वाले आपस में इस रूल में भी टकराते हुए दिख रहे हैं? इसमें NCT ने ये कर रखा है, उन्होंने क्राइटेरिया निश्चित कर रखा है कि 1 से लेकर 8 तक क्लासें निर्धारित की। हाँ, लेकिन उनको कैटेगराइज नहीं किया है एज ग्रुप को। 6 से लेकर 14 एज ग्रुप ये निर्धारित किया हुआ है, और एज ग्रुप ये निर्धारित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि एज के जो 6 वर्ष ईयर तो कोई चाइल्ड वो फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेगा और उस एज के अनुसार ही उसको एडमिशन दिया जाएगा। अब चूंकि किसी बच्चे की एज 10 वर्ष है, इसका मतलब हो गया कि वो 4th क्लास में पढ़ेगा। किसी की 11 वर्ष है, इसका मतलब वो 5वीं क्लास में पढ़ेगा। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टैंड है सर, मैं अंडरस्टैंड है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक तरफ जो है कि आपने कहा कि 10 साल का बच्चा है, अगर वो स्कूल नहीं गया तो उसे 4th क्लास में एडमिशन मिलना है। लेकिन अब एक तरफ जो है कि NEP 2020 में जो है कि गवर्नमेंट जो है कि सरकारी स्कूलों में फाउंडेशन कोर्सेज भी लगा रही है। फाउंडेशन, उसके बाद जो है कि आपका प्राइमरी एजुकेशन, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। हाँ सॉरी, पहले प्री एजुकेशन उन्होंने लगाया, सेकंड में उन्होंने फाउंडेशन एजुकेशन, फिर उसके बाद मिडिल एजुकेशन, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्या आपको लगता है कि प्री एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है RT एक्ट में? ये चीज़ चैलेंजेस है, क्योंकि अब यहाँ पर आपने कह दिया कि जो एज ग्रुप 6 का बच्चा है वो फर्स्ट में एडमिशन लेगा। अगर कोई बच्चा स्कूल में नामांकन के लिए आता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, अगर उसका एज जो है कि 10 ईयर है तो वो 4th क्लास में एडमिशन लेगा, जबकि उसने फर्स्ट क्लास का, उसे अभी तक कोई भी उसकी फाउंडेशन स्किल डेवलप नहीं हुई है। तो ये कहीं कहीं RT के नियमों के लिए एक धब्बा नहीं है? नहीं, क्योंकि RT एक्ट की धारा 29 के अंदर ये कहा गया कि किसी बच्चे की एज 10 वर्ष है और वो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं आ पाया, सामाजिक कारणों से विद्यालय से दूर रहा, अगर वो 10 वर्ष की एज के अंदर एडमिशन लेने आता है तो उसको उसकी एज अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, और उसका जो शिक्षा का जो नुकसान हुआ है उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित है, यानी कि रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। बिल्कुल, उसके लिए आपको विशेष पाठ्यक्रम चलाना पड़ेगा और बच्चे को आपको उसको योग्य बनाना पड़ेगा 4th क्लास में, और ये जिम्मेदारी टीचर को दी। तो सर, कहीं आपको लगता है कि विद्यालयों में रेमेडी शिक्षक टीचिंग की व्यवस्था है, यानी कि रेमेडी टीचिंग होती है, टीचिंग होती है, आपको लगता है कि कहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, राजस्थान के कई विद्यालयों के अंदर रेमेडी टीचिंग होती है, रेमेडी टीचिंग बिल्कुल हो रही है। राजस्थान सरकार की ओर से पिछले 3 कोरोना के बाद भी रेमेडी टीचिंग होने लगी, वो तो चलो 12th तक हो रही है, 1 से लेकर 12th तक। जो सेतु पाठ्यक्रम बता रखा है उन्होंने, ब्रिज को सेतु पाठ्यक्रम का ही नाम यही है कि आप जो बच्चा एक क्लास आगे ड्रॉप आउट हो गया, उसको भरने के लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया ताकि उनका जो वो छूटा है ये जो रेमेडियल पाठ्यक्रम है या सेतु पाठ्यक्रम है, क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफिल करता है? बिल्कुल सर, मतलब ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये जो है कि इंक्लूसिव बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इंक्लूसिव किसी कारण से बच्चा अगर स्कूल नहीं आ पाया, वो छूट गया, तो उसको उसकी जाकर स्कूल उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार करेगा और उसके तो धन्यवाद सर। और मैं दर्शकों से अभी कहना चाहूँगा, जो हमारे स्पेशली B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हैं, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, क्योंकि आज तक मैं ये बातें आपके सामने मैं नहीं रख पाता था कि
क्योंकि दूसरा व्यक्ति मेरे पास क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं था। आज मेरे पास प्रकाश जी हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, सुरेंद्र राणा जी हैं और ये गोविंद भाई हैं और साथ में मैं हूँ और हमारे एक सचिन भाई के बड़े भाई साहब हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये वीडियो हमने आप लोगों के समझने के लिए बनाया है और हम चाहते हैं कि हर बीएड ब्रिज कोर्स वाले अपने अधिकार को समझें, अपनी बात को समझें। और मैं एडवोकेट साहब से कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे साथी हैं। यही है कि जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अपना हक मिलेगा नहीं, चीज़ें समझेंगे नहीं। हमने ब्रिज कोर्स कर लिया है या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जिसने ब्रिज कोर्स कर लिया है और बीएड वो ऑलरेडी है, तो वो एनसीटी के गजट पढ़े कि वो योग्य है कि नहीं है, दूसरों के बहका में नहीं आए। कोर्ट के ऑर्डर आए तो कोर्ट के ऑर्डर को वो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें कि कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है और किसको बार किया गया है। बीएड को बार किया गया तो बीएड को तो एनसीटीई ने 2010 से ही बार कर दिया है। कोर्ट ने डिसीजन तो 2011 के 23 के अंदर दिया है, जबकि एनसीटी ने तो पहले ही कह दिया है कि बीएड पढ़ाने वाले व्यक्ति 1 से 5 तक पढ़ाने योग्य है ही नहीं जब तक कि वो ब्रिज कोर्स नहीं कर लेते। क्योंकि वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो योग्य हो जाते हैं। अभी वो योग्य हो गए हैं, जिसके ब्रिज कोर्स हो गया है और बीएड हो गया है वो योग्य यानी कि 31 मार्च 2019 तक जिसने ब्रिज कंप्लीट एजुकेशन। कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है। तो राणा जी, आप क्या कहना चाहते हैं बीएड ब्रिज कोर्स को शॉर्ट फॉर्म में कहिए। मैं ज़्यादा नियम की में तो बात ना करो, मेरा काम है लोगों को जोड़ना। मैं जोड़ने में और सोशल कार्य में मैं आगे हूँ। आई थिंक मुझे लगता कि मेरे सोचने से, राजस्थान के भाई लोगों के सोचने से, यूपी के भाई लोगों के सोचने से आज तक हमने ओनली उत्तराखंड हाईकोर्ट में ही केस लड़ा। उस हाईकोर्ट के केस में भी मैं आपको बताऊँ, सुरेंद्र सिंह वोरा हमारा कानूनी सलाहकार है, किंतु वहाँ पर जितने भी लोगों को जोड़ा, जितने भी लोगों को मैंने सलाह दिया, लोगों को जागरूक किया कि भाई हम अपने अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो हम एक अशिक्षित हैं। और यही मुहिम हमने सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे और उत्तर भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड सारे लोगों को एकजुट हो करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट ब्रिज कोर्ट की लड़ाई को लेकर के उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टेट के लोग आपस में मिलकर लड़ेंगे और इस केस को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गोविंद भाई, जहाँ क्या कहीं कहना पर भी आप ब्रिज कोर्स जारी है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने अधिकारों के लिए आगे आइए, जागिए और याची बनिए। जितने आप संगठित रहेंगे उतना हमारा केस मजबूत होगा। मजबूत केस वैसे भी है, पर जितने आप जुड़ोगे आपका फ़ायदा होगा, आपके लिए ऑर्डर निकलेगा और आप अपने स्टेट के अंदर कहीं पर अप्लाई करोगे तो आपको आगे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। बस आपको सजग होना है। गोविंद भाई, जैसे मेरे भाई राणा जी ने, बोरा जी ने कहा आपको, जहाँ तक मुझे पता है ब्रिज कोर्स वाले 1,78,000 कैंडिडेट पास आउट। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी हमारे साथ आप जुड़िए, हमें मजबूत करिए, जिससे कि हम अपना केस सुप्रीम कोर्ट में अपने रखें, अधिकारों को लीजिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ें और हम जीतें। और जितने भी हमारे भाई हैं सबको जॉब मिले, भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट से, देखिए हमारे भाई जी राजस्थान से, उत्तराखंड से, यूपी से, हिमाचल से है, पंजाब से है। आप भी जुड़िए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमारी जो पावर वो कम हो जाएगी। और अब आप जानते हो कि हमारे पास ये लास्ट एक हथियार है ब्रिज कोर्स, जिससे कि हम कंप्लीट एलिजिबल होते हैं क्लास 1 to 12 तक के लिए। थैंक यू।